हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने डिज़ाइन वेब क्रॉलर का पार्ट 6 देखेंगे। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में ये कहा है कि ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनाने को। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी पार्ट में मैं डिज़ाइन वेब क्रॉलर का जितना भी बचा हुआ था वो इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँ। ठीक है, और आगे से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, है ना, जितने भी डिज़ाइन हम करेंगे उसको मैक्सिमम 2 या वर्स्ट केस में 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर देंगे एज़ पर दी सजेशन फ्रॉम सम यूज़र्स इन माई कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गूगल, अमेजन, फेसबुक ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, पार्ट 6 में याद करो हम कहाँ पर थे, स्टेप 3 में थे। डिज़ाइन की डिज़ाइन डीप डाइव करते हैं ना स्टेप 3 में। तो याद करो हमने क्या क्या कर लिया था। ये पहला पार्ट कर लिया था, डेप्थ फर्स्ट सर्च वर्सेस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। हमने यूआरएल फ्रंटियर कर लिया था। और आज हम एचटीएमएल डाउनलोडर, रोबस्टनेस, एक्सटेंसिबिलिटी एंड ये लास्ट पार्ट, डिटेक्ट एंड अवॉइड प्रॉब्लमैटिक कंटेंट, ये चारों ख़त्म करते हैं और हम अपना ये वेब क्रॉलर का डिज़ाइन आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल डाउनलोडर। ठीक है, तो यार देखो, सिंपल भाषा में एचटीएमएल डाउनलोडर का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट डाउनलोड्स वेब पेजेस फ्रॉम इंटरनेट। भाई सिंपल भाषा में यही होगा ना, नाम ही से पता चल रहा है। ठीक है, तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या जो वेब क्रॉलर है आपका, कैन इट डाउनलोड एवरीथिंग फ्रॉम अ वेब पेज? क्या आपका जो वेब क्रॉलर है, ठीक है, एचटीएमएल डाउनलोड है आपके वेब क्रॉलर में, बट क्या वो सब कुछ डाउनलोड कर सकता है क्या किसी भी वेब पेज में? क्योंकि वो सेफ़ तो नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें आप जैसे मान लो आपका कोई वेब पेज है, उसमें कुछ चीज़ें सेंसिटिव है और आप नहीं चाहते हो कि कोई उसको डाउनलोड करे, कोई भी क्रॉलर, तो वो तो सेफ़ नहीं है ना। तो आपका आंसर पता है क्या होना चाहिए? नहीं, है ना। हर कुछ डाउनलोड नहीं कर सकता हमारा जो क्रॉलर है। क्रॉलर को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो वेब पेज ने सेट कर रखा होगा। ठीक है, मान लेते मैंने एक क्रॉलर बनाया, मैं सारे वेब पेजेस को क्रॉल कर रहा हूँ और डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते मैं वेब पेज में गया amazon.com पे, amazon.com पे गया क्रॉल करते करते, तो मैं सारी चीज़ें डाउनलोड नहीं कर पाऊँगा। बताता हूँ क्यों। amazon.com में जाओगे ना, तो amazon.com में जाने से पहले मुझे एक फ़ाइल देखनी पड़ेगी। उस फाइल का नाम होता है robots.txt। ठीक है, ये हर वेब पेज रखता है अपने बनाकर। ठीक है, और ये क्यों बनाते हैं? जैसे amazon.com ने अपने वेब पेज के लिए बना रखा होगा robots.txt, और ये क्यों बनाते हैं? ताकि ये वेब क्रॉलर को बता सके कि देख भाई, अगर तू आएगा मेरे वेब पेज पे तो तू पहले इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, तुझे वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वेब पेजेस क्या करते हैं, अपने अपने पेजेस के लिए फाइल बना लेते हैं। उस फाइल का नाम क्या होता है? robots.txt। ठीक है, उस फाइल का नाम क्या होता है? robots.txt। और उस robots.txt में वो कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं और वेब क्रॉलर को उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रोबोट्स एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल। ठीक है, इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं रोबोट्स एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई भी वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए जब एचटीएमएल डाउनलोडर जाएगा उसके पास, तो उस वेब पेज का robots.txt पढ़ना पड़ेगा उसे, और उसमें कुछ रूल्स होते हैं वो उससे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अच्छा एक बात बताओ, आपका एचटीएमएल डाउनलोडर है, मान लेते हैं वो आज amazon.com में गया, उसने robots.txt पढ़ा। ठीक है, फिर कल फिर से गया amazon.com पे, बार बार ये robots.txt को डाउनलोड करता रहेगा क्या? बार बार पढ़ता रहेगा? नहीं। आप क्या करो, कैश में स्टोर कर लो ना, कि अच्छा ठीक है, amazon.com के लिए ये वाला robots.txt है ना, फिर nike.com के लिए ये वाला robots.txt है। ठीक है, और हाँ, हो सकता है फ्यूचर में robots.txt अपडेट होता रहे, हो सकता है amazon.com कुछ और रूल्स ऐड करता रहे, तो ठीक है, पीरियोडिकली आप अपडेट करते रहना। बट क्विक एक्सेस के लिए आप कैश में भी स्टोर कर सकते हो, है ना, बार बार थोड़ी ना robots.txt डाउनलोड करते रहोगे। ठीक है, ये तो मतलब आपके नॉलेज के लिए बता दिया। बट मेन मुद्दे पर आते हैं कि हर एक वेब पेज का अपना एक robots.txt होता है जिसको फॉलो करना पड़ेगा क्रॉलर को इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं रोबोट्स एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, amazon.com का ना robots.txt फाइल देखते हैं अभी लाइव। ओके, चलो देखते हैं। तो उसका क्या यूआरएल है भाई? www.amazon.com, ठीक है, /robots
डॉट टी एक्स टी, ये आप सर्च करके देख लो, आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ओपन करके देखते हैं। ठीक है, HTTPS, ठीक है, www.amazon.com/ क्या था, robots.txt। देख रहे हो, इसने अपने कुछ कुछ रूल्स यहाँ लिख रखे हैं। डिसअलाउ कर रहा है इसको, ठीक है, इसको आप नहीं कर सकते डाउनलोड एक्सेस लॉगिन वाले इन्फॉर्मेशन को, है ना। काफ़ी रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हर वेब पेज का अपना एक robots.txt फाइल होता है। ओके, तो चलो ठीक है, आपको ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। और अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो, है ना। अब आपको पता चल गया है काफ़ी फैंसी सा टर्म robots.txt। ठीक है, तो यार एक चीज़ तो समझ में आ गई कि HTML डाउनलोडर होता क्या है ना। और वो जब डाउनलोड करता है तो वो क्या चीज़ उसे करनी पड़ती है, वो robots.txt को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बट आपका HTML डाउनलोडर जो आप बनाओगे, है ना, तो उसका मतलब ये भी तो देखना होगा ना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, HTML डाउनलोडर, ठीक है, डाउनलोडर के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा HTML डाउनलोडर हम कितना अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो याद करो मैंने क्या बोला था कि ये URL फ्रंटियर होता है ना, वही तो हमें देता था ना कि कौन से URLs को डाउनलोड करना है ना। फिर उस पर HTML डाउनलोडर क्रॉल डाउनलोड करेगा उन पेजेस को, ठीक है, क्रॉल कर करके। अब HTML URL फ्रंटियर तो बहुत सारे URLs देता था ना, याद करो, बहुत सारे URLs देता था। तो एक ही HTML डाउनलोडर थोड़ी रखोगे, मल्टीपल सर्वर्स रख लो, है ना। HTML डाउनलोडर सब में रख लो, HTML डाउनलोडर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रखो मल्टीपल सर्वर्स में, सर्वर 1, सर्वर 2 डॉट डॉट डॉट, है ना, सर्वर 10 ऐसे करके। और URL से मान लेते हैं 100 मिले हैं तो बांट दो सब में, कुछ URL यहाँ भेज दो, कुछ सबसेट यहाँ भेज दो, कुछ सबसेट यहाँ भेज दो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने क्रॉलिंग को, है ना। तो इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलिंग हम करेंगे। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि HTML डाउनलोडर का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलिंग करेंगे भाई, है ना। बहुत सारे URLs आते हैं URL फ्रंटर की तरफ से, सारे एक ही को थोड़ी देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने HTML डाउनलोडर को। एक इंस्टेंस सर्वर 1 में रखेंगे, इंस्टेंस सर्वर 2 में रखेंगे, डॉट 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 डॉट, और जितने भी URLs मुझे दिए गए हैं सबको बांट देंगे, कुछ सबसेट यहाँ, कुछ सबसेट यहाँ, कुछ सबसेट यहाँ, कुछ सबसेट यहाँ, सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलिंग यूज़ करके वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आवर क्रॉलर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, URL तो कुछ ऐसा हो गया ना, amazon.com, है ना, ऐसा कुछ हो गया ना। अब क्या कंप्यूटर इसको समझता है, सर्वर इसको थोड़ी समझेगा। सर्वर को तो वो चाहिए ना, 10.21.99. ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ चाहिए। सर्वर तो इसको समझता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें DNS को कॉल करना पड़ेगा, DNS से हेल्प लेनी पड़ेगी, DNS को बोलना पड़ेगा कि भाई DNS मुझे amazon.com के करस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेस है ना वो दे दो, है ना, क्योंकि यही समझता है कंप्यूटर, तो यही समझेगा, है ना। तो मैं बार बार हर एक URL के लिए DNS कॉल करता रहूँगा। देख रहे हो कितना DNS स्लो भी होता है ना, बहुत ही ऑप्टिमल नहीं होता DNS, है ना। 10 मिलीसेकंड से लेकर 200 मिलीसेकंड तक टाइम लग जाते हैं DNS रिजॉल्वर में, क्योंकि अगर आपने एक URL दिया है DNS को तो DNS उसको रिजॉल्व करेगा, तब तक के लिए बाकी URLs वेट करते रहेंगे लाइन पे। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो पता है हम क्या करेंगे, कैश में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, हमने DNS से हेल्प लिया, इट्स फाइन, ठीक है, बट हम एक कैश में स्टोर कर लेंगे, है ना। कैश में DNS के रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे, है ना। मतलब हम स्टोर कर लेंगे कि amazon.com का जो IP एड्रेस था वो 10.21.99 ब्ला 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 ऐसा कुछ था। ठीक है, nike.com का 10.32.87 ब्ला 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 ऐसा ऐसा कुछ था। हम इसको स्टोर कर लेंगे, बार बार DNS को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैश कर लेंगे, कैश DNS रिजॉल्वर।
है ना। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका जिससे हम अपने HTML डाउनलोड का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉलिंग करवाएंगे। दूसरा हमें क्या मिला, कैश DNS रिजॉल्वर, है ना, कैश कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि आप HTML डाउनलोडर को, है ना, डाउनलोडर को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे ना, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, राइट। फिर उसमें आप URLs फीड करते थे, तो आप इसको ज्योग्राफिकली बांट दो ना, अर्थ में अलग अलग जगह बांट दो। ठीक है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा होस्ट है जो कि इस लोकेशन पर है, यहाँ पर, तो सर्वर 1 को अगर वो मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए तो बहुत फास्ट हो जाएगा, ये तो तुरंत कर लेगा उसको डाउनलोड, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ज्योग्राफिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने डाउनलोडर्स को, है ना। तो इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ लोकेलिटी, है ना। लोकेलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। और हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक और लास्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि हमारा जो वेब पेज, जो HTML डाउनलोडर होगा ना, HTML डाउनलोडर, तो अलग अलग होस्ट के पास जाएगा, है ना, डाउनलोड करने के लिए। तो हो सकता है कि कुछ होस्ट जो है ना वो बहुत लेट रिप्लाई करे, होस्ट 2, होस्ट 3, हो सकते हैं कुछ सर्वर्स बहुत लेट से रिप्लाई करें, या तो कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं जो डाउन है, जो रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, एक टाइम आउट रख लेंगे, है ना। और उस टाइम आउट तक अगर उतने टाइम तक अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया होस्ट 1 ने, तो हम इसको क्रॉल नहीं करेंगे, है ना, दूसरे वाले पे ट्राई मारेंगे, इधर ट्राई मारेंगे। ठीक है, तो एक और क्या पॉइंट हम रख सकते हैं, सेट दी टाइम आउट, है ना। इससे क्या होगा कि हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, तो हमारा HTML डाउनलोडर वेस्ट नहीं करेगा टाइम और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहेगी। तो हमने टोटल कितनी चीज़ें देख ली हैं, 4 पॉइंट देख लिए ना। सबसे पहला कि कैशिंग, ऑब्वियस है, क्रॉलिंग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे, HTML डाउनलोडर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दूसरा क्या है कि DNS रिजॉल्वर को कैश कर लेंगे रिजल्ट्स को, है ना। तीसरा लोकेलिटी, जोग्राफिकल एरियाज़ में बांट देंगे अपने HTML डाउनलोडर को। चौथा था कि सेट टाइम आउट सेट कर लेंगे ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें, है ना, जब कोई होस्ट अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा HTML डाउनलोडर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं अपना रोबस्टनेस के पास। ओके, तो देखो रोबस्टनेस का सबसे बेसिक जो, अगर बेसिक भाषा में समझा जाए तो रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है कि किसी सिस्टम का किसी गड़बड़ में कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, है ना, या फिर किसी गड़बड़ को कोप करने की एबिलिटी। मान लेते कुछ क्रैश कर गया, कोई एक्सेप्शन आ गया, तो उसको अच्छे से हैंडल करने की कैपेबिलिटी को ही रोबस्टनेस कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ रोबस्टनेस की क्यों बात कर रहे हैं, याद करो मैंने क्या बोला था कि हम HTML डाउनलोडर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सर्वर्स में, राइट, है ना। HTML डाउनलोडर्स को अलग अलग सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और याद करो URL फ्रंटियर जो होता था वो URLs देता था, है ना, URLs प्रोवाइड करता था HTML डाउनलोडर्स को, है ना। तो आप तो ये नहीं चाहोगे ना कि सारे के सारे URLs किसी एक पर ही चले जाए, या तो सारे के सारे URLs सिर्फ 2 पर ही चले जाए, बाकी सब पे लोड ना हो, इन दोनों पर पूरा भर के लोड हो जाए, ये तो नहीं चाहोगे। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए याद करो क्या करते थे, कंसिस्टेंट हैशिंग, है ना, कंसिस्टेंट हैशिंग हेल्प करता था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो गया कि भाई वी विल यूज़ कंसिस्टेंट हैशिंग, है ना। और कंसिस्टेंट हैशिंग से एक और क्या फ़ायदा है कि मान लेते हैं कि मेरा ये वाला जो ये S1 है, ये S2 है, ये S10 है, मान लेते हैं S1 क्रैश कर गया, ठीक है, तो एक नया सर्वर ला के यहाँ बिठाना पड़ेगा मुझे, है ना, यहाँ नया सर्वर ला के बिठाना पड़ेगा ना। या फिर मान लेते हैं कि अभी ज़्यादा लोड नहीं है किसी पर, तो जो सर्वर्स काम के नहीं है उसको हटा सकते हैं, यानी कि वी शुड बी एबल टू ईजिली ऐड और रिमूव, है ना, ये जो सर्वर्स है ना। तो याद करो किसके मदद से कर पाते थे अच्छे से ये चीज़, कंसिस्टेंट हैशिंग की मदद से, है ना। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा है अच्छे से कंसिस्टेंट हैशिंग, ठीक है। तो चलो कंसिस्टेंट हैशिंग तो करना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ खुद सोचो, मान लेते हैं ये मेरा S1 जो है ना, ये वाला जो सर्वर S1 है, ये मान लेते हैं Amazon.com का चौथा पेज को, 4th पेज को क्रॉल कर रहा था। अब मान लेते हैं अब ये क्रैश कर गया, ठीक है, और अब मैं एक नया सर्वर मान लेते हैं लेकर आऊँगा यहाँ पर
एक नया सर्वर लेके आ गया, ठीक है, इसका नाम है G1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको पता होना चाहिए ना कि S1 जो है किस स्टेट पे था, S1 क्या काम कर रहा था, और G1 को बिल्कुल वहीं से रिज्यूम करना पड़ेगा, है ना। G1 थोड़ी ना दोबारा से स्टार्ट करेगा। G1 को पता होना चाहिए कि S1 जब क्रैश करा तो S1 का क्या स्टेट था, स्टेट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी विल सेव द क्रॉल स्टेट, है ना, और डेटा, एंड डेटा भी सेव कर लेंगे, ठीक है, जो जो S1 ने कर रखा था, ताकि अगर S1 क्रैश कर जाए तो अगर नया सर्वर हम लेकर आए तो हम रीस्टार्ट ना करना पड़े, है ना, वहीं से रिज्यूम कर सकें, ठीक है। और ये आराम से सर्वर ऐड और रिमूव कब कर पाएंगे, जब कंसिस्टेंट हैशिंग करेंगे। तो देखो दोनों रिलेटेड है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बेसिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना, कि अगर कोई भी इशू आता है ना, तो कोई भी मान लेते हैं कि एरर आ गया, क्रैश कर गया कुछ, तो वी शुड बी एबल टू हैंडल इट ग्रेसफुली, है ना, हैंडल एरर्स, क्रैश एट्सेट्रा ग्रेसफुली, है ना। पूरी सिस्टम सर्विस हम डाउन नहीं कर सकते, राइट। तो देखा जाए तो रोबस्टनेस करने के लिए HTML डाउनलोडर को यही 3 चीज़ हमें चाहिए मोस्टली, है ना, मेनली यही 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। और ये कैसे आपके जहन में रहेगा, रोबस्टनेस का मतलब समझ लो कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसको कोप करने की एबिलिटी। तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती थी, याद करो, हमने HTML डाउनलोडर को अलग अलग सर्वर में बांटा था, तो अलग अलग सर्वर में बांटने के क्या चैलेंजेस थे, याद करो, कंसिस्टेंट हैशिंग जब हमने पढ़ा था, सर्वर ऐड या रिमूव, या किसी एक पर ज़्यादा लोड हो जाना, है ना, या फिर अंडर लोड हो जाना, है ना। तो उससे हमारे दिमाग में आया कंसिस्टेंट हैशिंग, ठीक है। फिर दिमाग में क्या आया कि अच्छा S1 अगर मान लेते डाउन हो गया तो G1 जो नया सर्वर आएगा उसको पता होना चाहिए S1 किस स्टेट में था, तो हमने दिमाग लगाया कि अच्छा चलो सेव कर लेते हैं, ठीक है। और कोई भी एरर और क्रैश है, ये तो बेसिक है यार, ये तो मतलब हर सिस्टम के लिए ये लाजमी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी ही चाहिए हमें, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है रोबस्टनेस, ठीक है। रोबस्टनेस तो काफ़ी सिंपल था, टर्म वर्ड से ही पता चलता है। अब हम आते हैं अपना एक्सटेंसिबिलिटी पे, ठीक है। तो देखो एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब समझते हैं। देखो कोई भी जब सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं ना, तो हमारा डिज़ाइन गोल में एक गोल पता है क्या होता है, वन ऑफ द गोल्स ये होता है कि हम अब हमारी सिस्टम फ्लेक्सिबल हो, मतलब फ्यूचर में अगर मुझे कुछ और भी उसमें फ़ीचर डालना हो ना, तो आप आसानी से डाल सको, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा आप नहीं बनाना चाहोगे अपने लाइफ में कि उसके फीचर्स लिमिटेड हो। फ्यूचर में मान लेते हैं यूज़र्स जो हैं आपके, जितने भी कस्टमर्स हैं, वो आपसे कुछ और फीचर डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है यू शुड बी एबल टू डू दैट ईजिली। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके डिज़ाइन में, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। तो जनरली इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन पर आते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ऐसा ही होता है, व्हाट इफ़ इन फ्यूचर आई वांट टू डाउनलोड PNG फाइल्स ऑल्सो। अभी तो आप सिर्फ HTML फाइल डाउनलोड कर रहे हो, व्हाट इफ़ यू वांट टू डाउनलोड PNG फाइल्स ऑल्सो। अपने डिज़ाइन में आप कहाँ पुट करोगे उसको, जो डाउनलोडर होगा आपका PNG फाइल उसको कहाँ पुट करोगे। तो देखो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, देखो अब अलग अलग फीचर आ सकते हैं, तो हम हर फीचर के लिए अलग अलग मॉड्यूल प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारा जो हाई लेवल डायग्राम था ना उसको चलो रिविजिट करते हैं, ठीक है। चलो रिवीजन भी हो जाएगा मेरा भी, ठीक है। याद करो सबसे पहले क्या देते थे, सीड URLs, है ना, सीड URLs होता था। उसके बाद क्या होता था, URL फ्रंटियर को हम देते थे सारे, है ना, URL फ्रंटियर, राइट। उसके बाद URL फ्रंटियर क्या करता था, याद करो URL फ्रंटियर में हम क्या क्या करते थे, इम्पोलाइटनेस, है ना, फिल्टरिंग, ये सब करके देते थे HTML डाउनलोडर को, है ना, HTML डाउनलोडर को करके दे दिया, ठीक है। HTML डाउनलोडर को पहले तो भाई DNS रिजॉल्वर को कॉल करना पड़ेगा कि भाई मुझे IP दे दो, है ना, उसको तो समझ में नहीं आएगा ना होस्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद जब हमें मिल गया IP तो हम जाएंगे और पार्स करना स्टार्ट करेंगे कंटेंट को, है ना, कंटेंट पार्सर, ओके। अब कंटेंट पार्स कर रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना, कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो सीन है, तो कंटेंट का डेटाबेस में चेक कर लेंगे, है ना, कंटेंट स्टोरेज, है ना। तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, कंटेंट सीन तो नहीं है ना, यहाँ चेक कर लेंगे कंटेंट सीन तो नहीं है,
अब देखो यहाँ पर याद करो, यहाँ पर हमारा एक पार्ट था लिंक एक्सट्रैक्टर, है ना, लिंक जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते थे, ताकि फर्दर और मुझे अगर और डीप जाना पड़े, क्योंकि हम तो क्रॉल करना चाह रहे हैं ना, तो लिंक एक्सट्रैक्टर सारे लिंक्स निकालते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, यूआरएल फिल्टर करते थे, सारे जितने भी हमें लिंक्स मिले हैं लिंक एक्सट्रैक्टर से, उसमें से कुछ फिल्टरिंग करते थे हमारे हिसाब से, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फ़िल्टर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यूआरएल सीन है क्या वो चेक कर लेंगे, कोई ऐसे भी यूआरएल है जो सीन है ना। और अगर सीन नहीं है तो भाई इसको हम यूआरएल फ्रंटियर को भेज देंगे, ठीक है, ओके। और जो यूआरएल हमने विजिट कर लिया है उसको हम स्टोरेज में भी डाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि यूआरएल सीन आप कैसे पता करोगे, यूआरएल स्टोरेज से ही चेक करोगे ना कि अच्छा यूआरएल स्टोरेज में अगर वो है मतलब हम उसको सीन कर चुके हैं, और नहीं सीन किया है, नॉट सीन, तो फिर यूआरएल फ्रंटियर को भेज देंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो भाई डब्बा बनाना मत भूलना, ठीक है, वो अच्छा इमेज बनाता है ना, डब्बा बना देना हमेशा, है ना, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलो डब्बा भी बना देते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर मान लेते हैं अलग अलग मॉड्यूल है ना, अलग अलग मॉड्यूल्स मान लेते हैं, इंटरव्यू ने बोला है कि मुझे पीएनजी भी डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं ना बीच में मैंने एक एक्सटेंशन मॉड्यूल नाम का सेक्शन रख लिया है, ये मेरा जो पार्ट होगा ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्सटेंशन मॉड्यूल। मतलब कोई भी मुझे नया मॉड्यूल यहाँ प्लग इन करना हो तो मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर डाल दिया पीएनजी डाउनलोडर, हो गई आपकी रिक्वायरमेंट पूरी। यहाँ पर मैंने डाल दिया पीएनजी डाउनलोडर, ठीक है। इसी में मेरा लिंक एक्सट्रैक्टर भी है, ठीक है। कंटेंट सीन है कि नहीं है वो चेक करने के बाद हम आ जाएंगे कि उस कंटेंट में पीएनजी है तो पीएनजी भी डाउनलोड कर लो, है ना। और उससे लिंक एक्सट्रैक्ट करना है तो लिंक एक्सट्रैक्ट तो करना ही करना है, वो कर लो, ठीक है। और मान लेते हैं अब इंटरव्यूअर बोलता है कि अरे यार जितने भी कंटेंट आपको दिख रहे हैं ना, मुझे वो भी करना है, वेरिफिकेशन भी करना है ट्रेडमार्क का, है ना, या फिर ऑथेंटिक है कि नहीं, है ना, उसके लिए भी एक मॉड्यूल मान लो मुझे ऐड करना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मॉड्यूल ऐड कर देंगे, छोटा डायग्राम हो गया, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। उस मॉड्यूल का नाम लिख देते हैं वेब मॉनिटर, वेब मॉनिटर एम ब्ला 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 ब्ला, जो आपको मॉड्यूल प्लग इन करना है आप यहाँ प्लग इन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारा रिवीजन भी हो गया, और हमारी सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि वी शुड बी एबल टू प्लग इन न्यू मॉड्यूल्स वेरी इजीली, हम न्यू फीचर्स ऐड कर सके फ्यूचर में वेरी इजीली, ठीक है। तो ये हम यही होता है एक्सटेंसिबिलिटी, है ना। एक्सटेंसिबिलिटी में इतना ही आएगा, ठीक है, कि आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओके। कभी कभी जनरल स्मॉल क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ योर वेब क्रॉलर, तो आप समझाओगे कि हमारा वेब क्रॉलर फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि फ्यूचर में न्यू फीचर्स ऐड कर सके, है ना। फिर ये डायग्राम बना के दिखा देना और इम्प्रेस हो जाएगा इंटरव्यूअर, ठीक है। अब हमारा हो गया एक्सटेंसिबिलिटी कंप्लीट, है ना। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, दैट इज़ डिटेक्ट एंड अवॉइड प्रॉब्लमैटिक कंटेंट, है ना। ये भी कुछ टफ नहीं है, नाम पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि क्या है ये, ठीक है। तो चलो इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि हमें करना क्या है, हमें प्रॉब्लमैटिक कंटेंट्स को डिटेक्ट करना है। तो डिटेक्ट करके फ़िल्टर कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें मतलब नहीं उन चीज़ों से। तो याद करो मैंने बताया था कि नियरली 30% वेब पेजेस जो है ना, जो इंटरनेट में अवेलेबल है आज के टाइम पे, वो जो है ना डुप्लीकेट फाइल्स हैं। 30%, सोचो इतने सारे वेब पेजेस उसमें 30% अगर डुप्लीकेट है ना, तो उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हैश से पता कर सकते हैं, हैश वैल्यूज़ वेब पेजेस के स्टोर कर लेंगे, वो हैश वैल्यू फिर से मिलती है मतलब वो डुप्लीकेट है, उसको फ़िल्टर कर लेंगे। याद करो हमने डिज़ाइन में लिखा भी तो था, ये रहा कंटेंट सीन वाला, है ना। तो हैश या फिर चेकसम, बहुत सारे तरीके होते हैं डुप्लीकेट को डिटेक्ट करने का, ठीक है। वो यानी कि रिडंडेंट डेटा और डुप्लीकेट डेटा को हमें हटाना है, इग्नोर करना है, ठीक है। हार्मफुल डेटा, फॉर एग्जांपल स्पाइडर ट्रैप्स, ठीक है। स्पाइडर ट्रैप्स क्या होता है, जो हमारे वेब क्रॉलर को इन्फिनिट लूप में फंसा देता है, ठीक है।
जैसे बहुत सारे स्पाइडर ट्रैप्स आपको मिल जाएंगे। एक है www.spidertrap.com/foo/bar/foo/bar एंड सो ऑन, जाता रहेगा, कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो स्पाइडर ट्रैप्स ऑब्वियस है, ये क्या करेगा, आपके पार्सर को, आपके वेब क्रॉलर को इन्फिनिट लूप में फंसा देगा। तो आपका वेब क्रॉलर तो गया, फंस जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो कैसे बच सकते हैं इससे, आप खुद सोचो कैसे बचोगे। एक एक मतलब यूआरएल का लेंथ डिफाइन कर दो कि भाई इससे बड़ा यूआरएल होगा तो नहीं करेंगे उसको क्रॉल। बट हाँ, वो हमेशा सही सोल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो और आप क्या क्या कर सकते हो, या तो ऐसा कर सकते हो कि मैनुअली आप देख लो यूआरएल्स को, और आप उनको नोट डाउन कर लो कि अच्छा ये वाले जो यूआरएल्स हैं वो स्पाइडर ट्रैप्स हैं, तो उसको अपने फ़िल्टर में ऐड कर लेना, है ना, यूआरएल फ़िल्टर के एल्गोरिदम में ऐड कर लेना कि भाई वैसे स्पाइडर ट्रैप्स वाले यूआरएल्स को हम फ़िल्टर आउट कर देंगे। ठीक है, ऐसे कोई जेनरिक एल्गोरिदम बनाना मुश्किल है जो कि स्पाइडर ट्रैप को डिटेक्ट कर सके। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, मीनिंगलेस डेटा। मीनिंगलेस डेटा को डेटा नॉइज़ भी बोलते हैं, है ना, ये टर्म काफ़ी यूज़ होता है टेक्नोलॉजी में, डेटा नॉइज़। ठीक है, डेटा नॉइज़ उसको बोलते हैं ऐसा डेटा, ऐसा कंटेंट जिसका वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है, दे हैव लिटिल और नो वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट्स हो गए वेब पेजेस में, हमें उससे क्या मतलब भाई, हमें एडवर्टीजमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर कोड स्निपेट्स हो गए, मान लेते कोड स्निपेट्स हो गए कुछ ऐसे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, या फिर स्पैम यूआरएल्स हो गए, उसको हम फिल्टर आउट कर देंगे। ये सब मीनिंगलेस डेटा है, डेटा नॉइज़ है ये, हमें वी शुड बी एबल टू एक्सक्लूड देम इफ़ पॉसिबल, है ना, क्योंकि ये कंटेंट्स हमें ये हमारे यूज़ का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हेडिंग से ही आपको क्लियर हो गया था कि अवॉइड प्रॉब्लमेटिक कंटेंट्स हमें हटाना है। अब प्रॉब्लमेटिक कंटेंट यही तीन हो सकते हैं, डुप्लीकेट वाले, या फिर हार्मफुल वाले, या फिर मीनिंगलेस जिसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, ये तब अब जाके हमारा कंप्लीट हो गया है स्टेप 3। हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन डीप डाइव, है ना, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब याद करो लास्ट स्टेप क्या होता था, लास्ट स्टेप क्या होता था हमारे सिस्टम डिज़ाइन एंट्री का, रैप अप। ओके, अब हम आ चुके हैं स्टेप 4। नाउ वी आर रैपिंग अप आवर वेब क्रॉलर डिज़ाइन इंटरव्यू, है ना। तो यार रैप अप में हम वही करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने क्या देखा कि भाई जो गुड क्रॉलर होगा हमारा, गुड क्रॉलर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, है ना। हमने क्या देखा था, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, है ना, ये तो सबसे बेसिक चीज़ है सिस्टम डिज़ाइन में। ठीक है, पोलाइटनेस होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट पड़ा था, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए, जो नए मॉड्यूल मान लो पीएनजी डाउनलोडर बनाने बोल दिया, ऐड करने बोल दिया ना, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका, है ना। और चौथा क्या पढ़ा था हमने कि रोबस्टनेस होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो वेब क्रॉलर खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। तो देर आर मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो, है ना, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है, और वो डिपेंड करता है अगर इंटरव्यूअर वांट्स टू डिस्कस इट विथ यू। बट हमने मोर और लेस मेजर चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक है, और एक चीज़ बताऊं, देखो आज के टाइम में क्या होता है ना, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऐसे, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि ना एजैक्स या फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। क्यों, डायनेमिकली वो लिंक्स जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते एक वेब पेज है, ठीक है, और ये मेरा वेब क्रॉलर है, ये आपका वेब क्रॉलर है, ठीक है, और ये एक वेब पेज है ना। आपने क्या किया, आपने इसको डाउनलोड मार लिया, चलो ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया, अब आप इसको पार्स कर रहे हो, है ना। लेकिन अभी तक तो यहाँ पर लिंक जनरेट ही नहीं हुए थे। वेब पेज क्या करेगा, वो डायनेमिकली एजैक्स और जेएस यूज़ करके लिंक्स जनरेट करेगा, लिंक 1 लिंक 2 जो भी इसमें लिंक्स हैं। तो लेकिन आपने तो डाउनलोड कर लिया, अभी इसमें लिंक्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो डायनेमिकली जनरेटेड लिंक्स आपको नहीं मिल पाएंगे अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो, है ना। इफ़ यू डायरेक्टली डाउनलोड एंड पार्स वेब पेजेस, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिट्रीव डायनेमिकली जनरेटेड लिंक्स, जो आजकल वेबसाइट्स करते हैं, जनरेट करते हैं डायनेमिकली। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ध्यान से, इस ये टर्म डिस्कस हो सकता है इंटरव्यू में, सर्वर साइड रेंडरिंग करेंगे पार्स करने से पहले।
ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, रेंडरिंग, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग करेंगे, ठीक है, जिसको हम डायनेमिक रेंडरिंग भी बोलते हैं, बिफोर पार्सिंग अ पेज। तो पहले हम क्या करेंगे, डायनेमिक रेंडरिंग कर लेंगे, उससे लिंक्स मिल जाएंगे मुझे, उसके बाद हम पार्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब और क्या क्या सोच सकते हो, है ना, एक तो हमने बता दिया कि हम अनवांटेड पेजेस को फ़िल्टर आउट करेंगे, है ना, फ़िल्टर कर लो, ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया था। और क्या कर सकते हैं भाई, आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारे लिंक्स हैं आपको पार्स करने के लिए, है ना, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर लो लार्ज स्केल में अपने वेब क्रॉलर को बढ़ाने के लिए, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद करो, अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। याद करो, एक स्टार्टिंग के वीडियो से मैंने आपको बताया था ये 3 टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप किसी भी सिस्टम डिज़ाइन के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, हमने एकदम स्टार्टिंग में इस चैप्टर में पढ़ा था इसको, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है वेब क्रॉलर का सिस्टम डिज़ाइन। आई होप आपको समझ में आया हो पूरा का पूरा। फिर भी कोई भी डाउट होता है, लेट्स डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कोई भी सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू परफेक्ट नहीं होता, है ना, हो सकता है मेरे नॉलेज भी लिमिटेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में रेज करो, वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2 चीज़ों का ध्यान देंगे जो मुझे कमेंट सेक्शन में सुनने को मिला है। पहला कि हम ज़्यादा पार्ट्स नहीं बनाएंगे, जैसे ये पार्ट 6 तक चला गया ना, तो मैक्स पार्ट 2 तक बनाऊंगा, 2 ही वीडियोस में एक क्वेश्चन को कवर कर दूंगा, ठीक है। और हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल डिज़ाइन अ नोटिफिकेशन सिस्टम, जो कि एक अनदर पॉपुलर सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन है, और बहुत बेसिक सा है ना, बहुत ही बेसिक और काफ़ी कॉमनली यूज सिस्टम डिज़ाइन है ये, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।